Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra and today we are going to study about History chapter number 2 class 8 from trade to territory. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट जहाँ पर बताया गया है किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो कि इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए लेकिन उन्होंने किस तरीके से टेरिटरीज को एक्वायर किया. दिस लेसन डील विथ हाउ द यूरोपियन कंपनीज केम टू इंडिया इन 16th century जो हमें पहले ही पता है 16th century में ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस मीन्स ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे एंड फॉर ट्रेड पर्पज देयर मेन पर्पज वॉज डूइंग द ट्रेड एंड फाइनली दे सेटल्ड हेयर इन इंडिया स्टार्टेड इंटरवेंजिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड बिकम अवर रूलर. धीरे धीरे वो हमारी कंट्री में सेटल हो गए और वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर करते ही हमारे ऊपर रूल करने लगे. लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई तो जब आप इसको डिटेल में देखेंगे देन यू विल कम टू नो अबाउट दैट. औरंगजेब ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर एंड ही डाइड इन द ईयर 1770. ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. मैनी मुगल गवर्नर एंड बिग जमींदार्स बिकम असर्टिंग देयर अथॉरिटी. जब इनकी डेथ हुई इन 1707 में तो बहुत सारे जितने भी बहुत पावरफुल मुगल एम्परर थे वो दोनों वो सभी लोग एक जगह से एक जगह पे नहीं रुक पाए और अलग अलग जगह पे मूव करने लगे. इट मीन्स देयर पावर बीइंग डेलीगेटेड. उनका पावर जो था वो अब एक साथ नहीं रहा. उनका पावर जो था वो अलग अलग दिशाओं में फैलने लगा और वहीं से मुगल एम्परर जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा. नाउ वी आर सीइंग अबाउट द रूट्स ऑफ ब्रिटिश आइलैंड एंड इंडिया में वो जब ट्रेड करने आए थे तो कौन से रूट से आए थे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो रूट है वो इस तरीके से रूट दिख रहा है जहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे सी रूट के थ्रू और यहाँ पर उनके मेन ट्रेडिंग पॉइंट्स थे बॉम्बे, Madras and Calcutta. So they are having three main trade ports. Now let's see about the East India Company. In 1600, the East India Company acquired a charter from the rural England. That is Queen Elizabeth I से उनको चार्टर मिला था. That is उनके पास परमिशन थी कि वो इंडिया में इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आ सकते हैं. The sole right to trade with the East means उनके पास सिर्फ अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही इतना पावर था. उनके पास अकेले के पास ही इतनी परमिशन थी कि वो इंडिया में आके ट्रेड कर सकते थे. दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड से कोई और ग्रुप नहीं आ सकता लेकिन बाकी कंट्रीज़ की जगह से आ सकते हैं. सो यहाँ पर इंग्लैंड में से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास परमिशन मिल गई और वहीं पे जब से उनको परमिशन मिली द फाइन गुड क्वालिटीज़ ऑफ सिल्क कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैज़ बिकम अ बिग मार्केट इन यूरोप. मतलब यहाँ से इंडिया में जो भी कॉटन सिल्क प्रोड्यूस किए जाने लगे वो धीरे धीरे वहाँ पे एक्सपोर्ट करने लगे. और इसके अलावा पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम ये सब चीज़ें इंडिया से कई पैमाने पर एक्सपोर्ट होने लगी और इनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में धीरे धीरे बढ़ने लगी. Then what about the first factory? East India Company began trade in Bengal and the first English factory was set up at the रिवर हुगली इन 1651. ये सबसे बड़ी उनके सेटअप था जहाँ पे उन्होंने ट्रेड बहुत एक्सपैंड किया और धीरे धीरे हुगली रिवर दैट इज़ इन कलकत्ता से उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया. नाउ यू कैन सी द मैप. जब हम मैप की बात करते हैं तो जो पार्ट अगर आप देखेंगे 3 मैप में धीरे धीरे जो पार्ट है वो येलोइश कलर में होते जा रहे हैं. इसका मतलब येलोइश का मतलब क्या होता है जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ते जा रहा है. तो पहले ब्रिटिशर्स का कंट्रोल स्टार्ट हुआ था कलकत्ता साइड से लेकिन धीरे धीरे फिर आप देख सकते हैं बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तीनों साइड में इनका रूलिंग पार्ट बढ़ गया और फिर जब हमने यहाँ से देखा तो सभी जगह से रूलिंग पार्ट बढ़ते जा रहा है. सो वी कैन से दैट ब्रिटिशर्स आर रूलिंग and started ruling in the country as they had increasing their trade they are increasing their control also. Now what about the clashes among the companies? All the European companies has the same goal. सभी जितनी भी यूरोपियन कंपनी ट्रेड करने आए थे सबका एक ही गोल था कि रॉ मटेरियल किस तरीके से वो अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते. दे वांटेड सेम चीप्स गुड टू परचेज और वो सेम गुड परचेज करना चाहते थे तो इसलिए उनके बीच में क्लैशेस था और कई बार वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक भी करते थे जब वो ट्रेड करते थे. तो ये बहुत बड़ा क्लैशेस उनके बीच में चलता रहा. द मेन पर्पस ऑफ ऑल द यूरोपियन कंपनीज वॉज टू परचेज गुड फ्रॉम इंडियन मार्केट एट अ चीप प्राइस एंड सेल देम एट द हायर प्राइस इन द यूरोपियन मार्केट सो दैट दे कैन अर्न द प्रॉफिट. ताकि वो अच्छे से प्रॉफिट कमा सके इसलिए उनका मेन पर्पस था इंडियन मार्केट से चीप रेट में
प्रोडक्ट को परचेज करना और यूरोपियन मार्केट में हाई रेट पर बेचना। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। This Battle of Plassey was started in the year 1756 when Sirajuddaulah became the Nawab and Sirajuddaulah want to control whole of the Calcutta. That is, he want to control the company's fort at Kazim Bazaar and Calcutta. तो यहाँ पर धीरे धीरे जब हमने देखा कि सिराजुद्दौला के पास पावर आया तो वो कंट्रोल करना चाहते थे, प्लस वो उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिशर्स को कि वो ट्रेड नहीं करने देंगे, फ्री ट्रेड उनके लिए उनको कहीं ना कहीं टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। आफ्टर द डिफीट ऑफ एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज किल्ड एंड मिर जफ़र बिकम द नवाब। तो एक बैटल ऑफ प्लासी जहाँ पर सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, एक बैटल हुई थी और सिराजुद्दौला वहाँ पर हार गए। लेकिन सिराजुद्दौला के बैटल में हारते ही, डिफीट होते ही ही वॉज किल्ड एंड मिर जफ़र जो था वो वहाँ का नवाब बन गया। कंपनी वॉज अनविलिंगली टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपैंड ट्रेड। तो कंपनी यहाँ पर किसी भी ट्रेड को किसी भी किंग की जो गद्दी है वो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या था, सिर्फ ट्रेड करना। तो दे वॉन्ट ओनली द पपेट नवाब। लेकिन इस तरीके से न मिर जफर उनकी अच्छी तरीके से मदद कर रहा था, ना ही सिराजुद्दौला। सो व्हेन मिर काजिम कंप्लेन ही डिफीटेड इन अ बैटल ऑफ बक्सर। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। प्लासी की जो बैटल हुई थी वो सिराजुद्दौला के साथ हुई थी, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अब सिराजुद्दौला की बैटल में डिफीट होते ही नेक्स्ट नवाब जो बना था वो मिर जफ़र बना था। लेकिन मिर जफ़र भी कंपनी की तरह उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था जैसे कंपनी चाहती थी। इसका मतलब वो कंपनी की हर बातें नहीं मान रहा था। तो मिर जफ़र को भी रिप्लेस्ड कर दिया गया और मिर जफ़र को भी रिप्लेस किया गया मिर काजिम के साथ। इसका मतलब सारा पावर जो मिर जफ़र का था इट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू मिर काजिम। अब मिर काजिम कौन था? मिर जफ़र का सन इन लॉ था। लेकिन अगेन मिर काजिम ने भी उसकी बातें नहीं मानी। इट मीन्स वो ब्रिटिशर्स की नहीं बातें मान रहे थे। तो ये बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 विद ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के साथ जो लड़ाई हुई मिर काजिम की बैटल ऑफ बक्सर में 1764, और यहाँ पर ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मिर जफ़र वॉज री इंस्टॉल। जब मिर काजिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई तो मिर काजिम को वहाँ से निकाल दिया गया। और अगेन अब ट्रेड किसके रूलिंग जो थी किंग थे वो कौन बन गए? रूलिंग किंग बन गए मिर जफ़र। सो इस तरीके से एक कहानी चलती है बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी की। और जब मिर जफ़र वहाँ पर पहुँचे तो कुछ शर्तों के साथ ब्रिटिशर्स के पास आए, जो कि हम आपको आगे दिखाते हैं। So what was the result of Battle of Plassey? It was the first victory of East India Company. Sirajuddaulah was defeated in this battle, that is Battle of Plassey, and Mir Jafar became the Bengal Nawab. लेकिन बक्सर की बैटल जो कि काजिम के साथ लड़ाई की गई थी, it was fought in the year 1764. You have to remember the dates. And ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, मिर काजिम को वहाँ से हटा दिया गया और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट की जगह पे आ गए हमारे वापस से मिर जफ़र। इट मीन्स अगेन आई एम सेइंग मिर काजिम को हटाने के बाद मिर जफ़र रूलिंग पार्टी में आ गए, मतलब रूलिंग किंग बन गए। नाउ यू कैन सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला, आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला की जो बैटल हुई थी, सिराजुद्दौला वॉज किल्ड एंड मिर जफ़र बिकेम द नवाब। जो मैंने अभी आपको बताया, सिराजुद्दौला के बाद बने मिर जफ़र, जफ़र की लड़ाई होने के बाद बने काजिम, और वापस से ही जफ़र को ही बनाया गया एज अ किंग। अब इसको अगर हम शॉर्ट में बार बार देख रहे हैं तो जो लड़ाई सिराजुद्दौला के साथ लड़ी गई उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। जो लड़ाई काजिम के साथ लड़ी गई उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कंपनी वॉज अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो कंपनी डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकम द किंग, ओनली दे वांट दैट they had to expand their trade. Now what was the result? Mir Jafar became the Nawab and Allahabad Treaty was signed, and in that Allahabad Treaty you can see Nawab has to pay 5 lakh rupees every month. Means कौन सा नवाब था उस समय? थे मिर जफ़र। तो मिर जफ़र को उस पोजीशन के लिए उसको हर मंथ 5 लाख रुपीस पे करने पड़ते थे ब्रिटिशर्स को।
but the company wanted more money and more territory and more revenue. So that's why they were charging 5 lakh rupees from Mir Jafar. So you have to remember that. And after that, after the death of Mir Jafar, company become Naboobs. अब Naboobs जो है ये एक अलग सा ही वर्ड है. Company officially who earned enough in India return to Britain and lead comfortable life. So what they want? Those who manage the return and return with comfortable wealth are known as Naboobs. अब जो कंपनी ऑफिसर्स मीन्स कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं जो अच्छा खासा इंडिया में कमा रहे हैं और जो रिटर्न दे आर रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड कंफर्टेबल लाइफ दे आर नोन एज नाबूब्स. नाबूब्स मतलब कि वो रिटर्न इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है एंड दे आर हैविंग इनफ मनी एंड दे आर कलेक्टिंग द टैक्स एंड दे आर लीडिंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ, द वेरी लग्जरियस लाइफ. दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ कंफर्टेबल वेल्थ उन लोगों को हम बोलते हैं नाबूब्स. Now we have to learn about the subsidiary alliance. What is the subsidiary alliance? Indian rulers were not allowed to have their independent force. They have to be protected by the company and have to pay the subsidiary force. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस. और उस सब्सिडरी के अलायंस के हिसाब से कोई भी हमारा जो किंग है वो अपने पास आर्मी फोर्स नहीं रख सकता. सो किंग वर नॉट हैविंग दैट मच पावर दैट दे कैन किंग्स कैन नॉट कीप द आर्मी फोर्स. अब किंग आर्मी फोर्स नहीं रख सकते. इसका मतलब जब भी कोई लड़ाई होगी कोई बैटल होगी तो उनको मदद लेनी पड़ेगी ब्रिटिशर से. सो ब्रिटिशर्स आर टेकिंग सम पार्ट ऑफ देयर मनी और सम पार्ट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कि आप हमें इतना टैक्स पे करो एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू आर्मी. तो इस तरीके से किंग के पास खुद की आर्मी नहीं है बल्कि ब्रिटिशर्स के पास आर्मी है और वो ब्रिटिशर्स उनको आर्मी फोर्स हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस. लेकिन अगर किंग उनको टैक्स पे नहीं कर पाते हैं सो दे आर टेकिंग देयर किंगडम और दे आर एनेक्सिंग दैट प्लेस. अंडर द रिचर्ड वेल्सले एज द गवर्नर जनरल इन 1798 to 1804, Nawab of Awadh and Hyderabad was forced to give their part of territory as they have failed to pay the alliance. अगर आप alliance में part पे नहीं कर पाते that means you have to pay the or you have to give whole of or part of the land to the Britishers company. One more policy was there, that is doctrine of lapse. Again, this policy was started by Lord Dalhousie, the Governor General, from 1848 to 1856. Deceived the doctrine. It stated that a kingdom could be annexed if the king died without a male heir. अगर उनके पास कोई भी मेल हायर कोई भी नहीं है उस समय पर और राजा के मरने के बाद अगर उनके यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है तो पूरा का पूरा राज्य चला जाता था ब्रिटिशर्स के पास. सो इस तरीके से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी ये सारे स्टेट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए. Now let's study about the Tipu Sultan. That is, Tipu Sultan was the son of Hyder Ali and he was a brave warrior and good administrator. He has devoted patriot. उनको अपने देश से बहुत प्यार था और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मैसूर को कंट्रोल किया था और मॉडर्नाइज आर्मी वहाँ पे तैयार की थी. उनके फ्रेंड्स थे फ्रेंच के साथ, उनके अच्छे ताल्लुकात थे, रिलेशनशिप अच्छा था, इसलिए उनको कई तरीके से आर्म्स एंड एम्यूनियंस वहाँ से प्रोवाइडेड थे. सो दे सेट अप आर्म्स फैक्ट्री देयर विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच. So French has provided them these types of toys. This is known as toy loins of Tipu Sultan जो फ्रेंच द्वारा उनको प्रोवाइड किया गया था. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंग्लो मैसूर बैटल, जो कि बैटल लड़ी गई थी मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में. जो पहली वॉर लड़ी गई थी वो 1767 से 69 तक लड़ी गई थी. देन सेकेंड वॉर इज़ फ्रॉम 1780 to 1784. देन थर्ड वॉर इन बिटवीन द Britishers and Mysore, that is Tipu Sultan, was 1790 to 1792, and the last war was done in the year 1799. और इस समय टीपू सुल्तान हार गए थे और उनकी डेथ हो गई थी. So this was the battles. Now let's learn about the Anglo-Maratha War, which was 3 war. यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो first war was between 1775 to 1782. Second war was from 1803 to 1805 and third war was from between 1817 to 1819. So you have to remember the dates. कभी भी आपसे डेट पूछी जा सकती है. And this war is between the Marathas. That is, they have won, or we can say they have fought 3 battles between the Marathas and Britishers. लेकिन अगेन वही हुआ कि लास्ट वॉर में जो था पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर कर लिया था.
फर्स्ट वॉर में टाइप था, लेकिन सेकेंड वॉर में उन्होंने कुछ पार्ट ही कंट्रोल किया था मराठास का, और थर्ड वॉर में मराठास हार गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल मराठास पे किया था. Now see about the Kittur, that is Rani Chinnamma took arms and ammunition, and he has been arrested by the Britishers in the year 1824, and he has been kept in the prison, that is he has died in the year 1829. तो ये सब रानी चिन्नम्मा के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जहाँ पे उनके कुछ साथियों ने वहाँ पे कैंपेन्स भी चलाए थे. तो इस तरीके से रानी चिन्नम्मा के बारे में छोटा सा. Treaty of Allahabad, the kingdom of Awadh was restored to Sirajuddaulah. The Nawab paid a lump sum. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. उनको 50 लाख रुपीस ब्रिटिशर्स को देने पड़ते थे. एंड कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जब वो अपने आप को नवाब्स कहने लगे. Now when we are talking about English army, the army was needed to have control over the vast empire. तो क्योंकि इंग्लिश आर्मी को बहुत सारी एरिया पे कंट्रोल करना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, टू सप्रेस द इंटरनल revolt to suppress the internal revolt against the Britishers, the Indian soldiers were called as sepoys. Indian soldiers को सिपॉइस बोलने लगे. और यहाँ पर जो मुगल एम्परर के द्वारा उनको सिपॉइस मिले, वो थे दो टाइप के सोल्जर्स, एक थे सवार्स और एक पैडल्स. अब सवार्स कौन थे, जो घोड़े पे चलकर आते थे, तो उनके पास घुड़सवार्स मिल जाते थे. और वो उनको कहाँ से मिले, जिन मुगल एम्परर को ब्रिटिशर्स ने हराया था, उनके सारे सवार्स और पैडलर्स उनकी टीम में, दैट इज़ उनकी आर्मी में जुड़ जाते थे. Now, when talking about the British administration, in 1773, Warren Hastings became the Governor General of Bengal. Separate civil और एक criminal courts बनाए गए. New sets of laws were made by the muftis and Brahmins. तो अलग अलग laws बनाए गए, जहाँ पर मेन रोल प्ले किया था क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ ने. तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ बनाने के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे. इसके अलावा 3 प्रेसिडेंसीज की बात करते हैं. टोटल 3 प्रेसिडेंसीज पूरे इंडिया में बटी हुई थी, दैट इज़ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी. ब्रिटिश पॉलिसी टू कैप्चर द इंडिया, अगर हम शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, तो ब्रिटिश ने वॉर, सबसिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डिवाइड एंड रूल, ब्लेम ऑफ बैड गवर्नेंस, ये सारे चार्जेस की बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल किया. So let's talk about the conclusion. We can say that the trading company from England, which came to India only for the trade and profit only, gained power over the territories of India and become the ruler of our country. So आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो ट्रेड करने आए थे, उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ को इम्पोज करते हुए हमारे इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया, हमारी टेरिटरीज़ को कंट्रोल किया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 8. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए. और अगर कोई भी कमेंट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.